नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे जर्मनी के रिसेशन के बारे में। आपने तो बहुत सुना होगा जर्मनी रिसेशन में है, जर्मनी में रिसेशन आ गया है एंड जॉब्स फियर एंड एवरीथिंग। सो मेरे साथ है श्रीकांत दलवी एंड वेलकम आपका श्रीकांत मेरे वीडियो में एंड मेरे चैनल पे। Thank you for inviting me. Yes, It's the first time in life I think I'm facing the camera. जो वीडियो आई थिंक YouTube पे जाएगा तो देखेंगे, लेट्स सी कैसे जाता है। यस, और हम दोनों मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारा हिंदी थोड़ा रोल मडोल है, डामाडोल है, बट आप मैनेज कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड बात करेंगे आज श्रीकांत जी से। तो स्टार्ट करने के पहले मैं बोलूंगा कि श्रीकांत जी आप हमको थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप कब से जर्मनी में हो, आप यहाँ क्या करते हो एंड सो ऑन, थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में। लगभग 8 साल हो गए मुझे यहाँ पे आके। करंटली मैं काम करता हूँ एक सीमेंस का एक ग्रुप है जिसमें हम लोग, आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम लोग वहाँ पे जो अपने खरगोश है या बकरी शिप है फॉर एग्जांपल, या घोड़े है, या फिर आदमी के मतलब इंसान के जो प्लेसेंटा है, या मदर्स मिल्क है फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे जो ह्यूमन के प्रोडक्ट्स है उसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस से उसको प्रोसेस करके उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमें डायग्नोस्टिक में यूज होते हैं। किसी को अगर डायबिटीज है या किसी को किसी चीज से एलर्जी है फॉर एग्जांपल, या तो रिएजेंट का काम ही वही है। तो बेसिकली आपके बहुत सारे डिसीजेस है, वो आपको हुए कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको वो बायोकेमिकल लगते हैं। तो इट्स बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, बायोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हेल्थ ग्रुप है जहाँ पे हम लोग मेरा काम है वहाँ पे सैप सिस्टम जो है आईटी की, उसमें कंसल्टेशन करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एसएपी में। और पिछले 6-7 सालों से यही फार्मा इंडस्ट्री से काम करते हुए या फिर आईटी से करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उससे पहले मैं आई थिंक इंडिया में था, बॉश जो है नासिक, जहाँ पे गाड़ियों के इंजेक्टर बनते हैं, वहाँ से मैं आया। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपका यहाँ पे अभी फार्मा बायोफार्मा में ट्रांसफर हो गया। Thanks to the SAP. So SAP is one of the German software, typical made in Germany software, जिसकी लैंग्वेज अभी भी जर्मन लैंग्वेज में है। तो जब हम बॉश में थे, आई थिंक बॉश के पहले maybe I can introduce something about my career, how I open platform आप कुछ भी हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। Because we both are from Nasik and Abhijit is a junior to me in from my college. So many of us many of the things are actually matching to us basically. So so I started my career in 2008 जो मैं गोदरेज एंड बॉयज जो मुंबई में विक्रोली में कंपनी है, जहाँ पे मैं क्वालिटी कंट्रोल में एक बड़े बड़े प्रेशर वेसल जो होते हैं केमिकल रिएक्टर, जिससे पेट्रोकेमिकल्स या केमिकल की बॉइलिंग होती है, तो उसमें हाई प्रेशर डिवाइसेस होते हैं। सो वहाँ पे मैं क्वालिटी कंट्रोल में था, लाइक वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हेवी मशीनरीज वहाँ पे यूज होती है। तो फिर वहाँ से आई वेंट टू बॉश। तो बॉश में मुझे एक्सपोजर मिला कि सैप जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें नॉर्मली जैसे उसमें कैटेगरीज है। आप अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको एंड यूजर बोलते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, उसमें मजा आने लगता है, आप बाकी लोगों से आपको उसमें और समझता है, तो आप की यूजर बनते हो। और आपको अगर वो की यूजर से और उसके पीछे क्या छुपा हुआ है वो देखना है, तो आप उसके बाद प्रोसेस एक्सपर्ट बनते हो, उसके बाद फिर कंसल्टेंट बनते हो बेसिकली। तो बॉश में I got an exposure to work in that software। और मुझे ऐसा लगता था कि जो चीजें हम करते हैं तभी भी बॉश में कि उसे हम किसी ने बताई है इसी तरीके से क्यों करनी है, we can do it very differently कि हमें वहाँ पे डिफरेंट अप्रोच है, लेट्स से ऑटोमेटेड अप्रोच जो अभी हम बात करते हैं सब ऑटोमेशन तो बॉश में जब मैं था तो मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था कि यार ये जो पारंपरिक क्लासिकल वे ऑफ वर्किंग है, व्हाई टू वेस्ट आवर एनर्जी इनटू दैट थिंग्स तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर मास्टर्स, जो मैं नासिक में केकेबाग में किया था। आई वाज फर्स्ट इन द कॉलेज एट द टाइम, बट
I decided to work in second shift or night shift in the company, and morning में मैं college करता था. दोनों parallel because मुझे comfortable नहीं लगता था कि job छोड़ के full time master करे जाए. But it is not a part time, it was a full time course, and that was in manufacturing and automation basically. So मेरा research का जो normally आपको master में भी research करना पड़ता है, unlike PhD, but थोड़ा सा आपको उसमें ये रहता है कि थेसिस देना पड़ता है. वो थेसिस का टॉपिक था in 2012 कि फ्यूचर्स IoT क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसकी हम अभी इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्री 5.0 की बात कर रहे हैं. तो तब यू कैन रेफर माय पेपर ऑन IIM बैंगलोर में भी मैंने पेपर पब्लिश किया हुआ, जिस पर मैं तब बात करता था कि ये सब बदलने वाला है. मेरा पेपर में तब पब्लिश हुआ कि सब ऑटोमेटेड होगा, सब सेमी ऑटोमेटेड, नॉट कंप्लीट ऑटोमेटेड बट सेमी ऑटोमेटेड होगा. सो आई डिसाइडेड कि अभी इट्स गुड टाइम टू लीव द बॉश, बिकॉज मुझे कुछ और सीखना था ऐसे. देन आई वेंट टू इन्फोसिस में इन्फोसिस इंडिया, इन्फोसिस पुणे, जहाँ पे मैं गेट पे खड़ा होकर अपना CV दिया. मुझे इतना नहीं आता था, बट somehow someone given me a chance to come into the consultancy. Thank you for that. Yes. But my project was shifted from the manufacturing to the pharma manufacturing, which is one of the second largest company in the world, जिसको हमें वहाँ पे exposure मिला काम करने का. I was very new to the IT industry, वहाँ का culture, because I am from the manufacturing background. Correct. तो ऐसा होता है कि आपको आदत होती है. It was so basically mechanical background से IT और वो भी manufacturing of the medicines, pharmaceutical. तो फार्मा के टॉपिक बहुत बड़ा है कि फार्मा कैसे वर्क होता है, वो डिफरेंट टॉपिक है. Then I decided to come to Germany. I got an opportunity by my boss, who decided कि चलो तुम जर्मनी जाओ साइट पे. हाँ, on site. So 2016 पे मैं आया, and then I decided कि why to work for one same task, and like the same industry. So I decided to let's try German market, German job market, and I did apply. हाँ, so एक बात बताइए मुझे कि आपने वहाँ से साइट पे तो आप आ गए, बट आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव तो सबको ही लगता है कि हम लोग जर्मनी के जॉब मार्केट में जाए, यहाँ का वर्क कल्चर, बिकॉज जो इंडिया का जॉब मार्केट है और जर्मनी का, ये काफी डिफरेंट टॉपिक है, कंप्लीटली डिफरेंट वर्क कल्चर से सारी चीजें अलग है. सो कोई भी यहाँ पे नया आएगा तो उसको ये लगेगा कि मैं क्यों नहीं ट्राई करूँ जर्मनी, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑन साइट आने की, तो सबका ये थॉट होता है कि मैं स्विच मार लेता हूँ और डायरेक्ट क्लाइंट के साथ, या मैं जर्मन कंपनी से काम करता हूँ. तो जर्मन कंपनी के साथ आपका जो था CSL, आई थिंक आप एक्सेंचर में थे आप, तो वहाँ पे आपको क्या लगा कि जर्मनी का जॉब मार्केट एंड इंडिया का जॉब मार्केट? तो एक्चुअली बेसिकली हमारा टॉपिक रिसेशन के ऊपर है, एंड वी वांट टू डिस्कस एक्चुअली अबाउट दैट. सो ये थोड़ा हम लोग इसलिए बता रहे श्रीकांत जी के बारे में कि आपको तीनों सेक्टर के बारे में नॉलेज है, एंड उस बिहाफ पे उनका जो जजमेंट है, यहाँ पे क्या क्राइसिस आने वाले हैं, क्या चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग लेके आ रहे हैं टॉपिक. सो इसीलिए मुझे एक बात बताइए कि अभी जैसे जर्मनी का जो जॉब मार्केट है, अब आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा है, एंड 2025 कमिंग नियर अबाउट अभी आ ही जाएगा. हम लोग अभी अक्टूबर में है, बट 2 महीने में आ ही जाएगा. और मैंने ये सुना है कि 2 साल में यहाँ पे जर्मनी में रिसेशन आया है, ये कंसेक्यूटिवली सेकेंड ईयर है. तो इसका कंसिडरिंग दिस पॉइंट्स आपको क्या लगता है कि जॉब मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? एंड एज एन एक्सपेक्ट, अगर आपने इंडियन व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो उनके लिए सोचने वाली बात है, आना है नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हमको So let's go back to that journey कि जैसे कोई भी जॉब जब मार्केट में ओपन होती है, कोई भी, तो जैसे जॉब मार्केट में से तो हेड हंटिंग होता है. तो हेड हंटिंग कैसे होती है कि कोई भी, जैसे IT फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट IT बिकॉज अभी मार्केट में IT चल रहा है. अभी कोई भी प्रोजेक्ट, वही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो होते हैं एक बजट से. और कोई भी कंपनियां जब बजट रिलीज करती है उनके फिस्कल ईयर में, तो बेसिकली उन्हें दिखता है विजिबिलिटी कि अगले 5 साल, 3 साल, 10 साल जैसे मान, क्योंकि रिसेशन तो आना ही होता है. हर 10 साल में सैचुरेशन होता है, महंगाई बढ़ते रहती है, एंड देन आफ्टर दैट वो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है. बट जब 2016-17 में जब हम यहाँ पे आए, तो SAP का जो मार्केट है, SAP सॉफ्टवेयर का जो मार्केट है, वो ऐसा था कि एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट रिलीज हो जाते हैं, एंड देन दे नीड लॉट ऑफ पीपल इन वन गो. ठीक है,
तो यहाँ की जो लोकल कंपनी, तो हमने भी सोचा, हमारे बहुत सारे दोस्त है जो व्यूअर्स में भी हो गए, उन्होंने सोचा कि हम लोग काम करते यही के कंपनी को, लोकल कंपनी में, जैसे तुम भी वही हो हम भी वही है, तो हमने सोचा कि यही अप्लाई करते हैं। देन उनका रिक्वायरमेंट था कि तुम पहले जर्मन लैंग्वेज सीखो, ठीक है। तो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि सबसे पहले आपको जर्मन सीखना है। तो बट कमिंग टू द पॉइंट कि जॉब मार्केट, रिसेशन की बात करें, तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि फोक्सवैगन, जिसको इंग्लिश में वोल्क्सवैगन बोलेंगे, यहाँ की वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, BMW, मर्सिडीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएं। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद होने वाला है। एंड आई थिंक एक्चुअली यहाँ पे जॉब लॉस होते हैं, मतलब जैसे इंडिया में VRS बोलते हैं हम लोग, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो यहाँ पे भी है, हमारे कंपनी भी हुआ था, तो VRS का ऑप्शन देते हैं बहुत सारे कंपनी। यहाँ पे अभी जैसे मतलब मुझे ये जानना है कि सब बोल रहे हैं कि बहुत अभी जर्मनी का क्राइसिस आ रहा है, ये एक्चुअली रियली है? सच में जर्मनी का क्राइसिस है इन टर्म्स ऑफ जॉब? एंड आपको क्या लगता है कि मतलब सच में ये होने वाला है कि जैसे जॉब जाएंगी एंड जैसे मास रिक्रूटमेंट जैसे होते वैसे मास ले ऑफ भी होंगे, तो ये सब सही है? क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि 2025 में अगर वो यहाँ पे आ रहा है, कभी भी जर्मनी में आ रहा है एंड देन ही हैज टू फेस दिस रिसेशन प्रॉब्लम, तो उनके लिए आप क्या बताओगे कि ये सच में है या ये सब हवाई की बातें, या ये सेक्टर इम्पैक्टेड चीजें है? हाँ, तो ये सेक्टर वाइज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ सेक्टर वाइज हम जाते हैं, जैसे हम लोग ऑटोमोटिव सेक्टर जाएंगे। अभी हम गाड़ी का एग्जांपल है, तो गाड़ी में क्या है, गाड़ी के टायर्स होते हैं, गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम है, गाड़ी के सीट्स है, तो जस्ट एग्जांपल, तो गाड़ी में हजारों कंपोनेंट्स है, छोटे से लेकर बड़े से। तो जब हम कोई भी गाड़ी बनती है, एक मॉडल बनता है, तो उसके पीछे जो 1000-10,000 कंपोनेंट होंगे, वो बनाने वाली अलग अलग वेंडर्स है। तो आज मैं बोलूंगा ये मॉडल में बंद कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे Volkswagen ने बोला कि Volkswagen के ऊपर ये क्यों आया बेसिकली, बिकॉज और एक अभी टॉपिक है वीडियो का कि चेंज ऑफ स्पीड जो बोलते हैं हम लोग, क्या स्पीड ऑफ चेंज, तो लोगों का जो बदलने का जो एडेप्टेशन जो है या फिर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे इंडिया में लोग काफी फ्लेक्सिबल हो जाए कि कल से हम ये काम करना, तो ठीक हम विल ट्राई टू लर्न इट, बिकॉज कंपटीशन है उतनी, लोगों को रोजी रोटी की पड़ी, तो पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। तो Volkswagen, BMW जैसी बड़ी कंपनियां, ये एक्सपोर्ट में उनका, जर्मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द कार मार्केट, करेक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर। रिसेंटली क्या हुआ, चाइना ने चाइनीज गाड़ी लॉन्च की यूरोप मार्केट में, अभी आके वाहन मेला में वो गाड़ी का ये भी था, तो फिर प्रॉब्लम हो गया। आई मीन ऐसा कि अभी जो फीचर्स वो गाड़ी में है, कुछ भी है, जैसे चाय कॉफी गर्म करने चाय नहीं कॉफी गर्म करने का फैसिलिटी भी है, बहुत सारे ऐसे ही फनी फीचर्स दिए हुए हैं, पीपल आर क्रेजी अबाउट इट, राइट, न्यू जनरेशन इज क्रेजी अबाउट इट। सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स वो चाइनीज कार्स में है, जो जर्मनी में नहीं है, जर्मनी के गाड़ी में आ सकते हैं, बट वो अभी नहीं है रिसेंटली। और टेस्ला एक अलग से बॉम्बार्ड करता है अपनी गाड़ी है, वो तो यूएस का तो अलग है ये। तो ऑटोमोटिव सेक्टर पहले से ही क्या हो रहा है कि देखो, अभी कन्वेंशनल फ्यूल सोर्सेज जो है उसको कभी ना कभी एक बोलता ना, एक स्टैग्नेशन आ जाता है, उसके बाद फिर मार्केट में गिमिक आता है कि यार अभी बैटरी वाली कार, तो सब लोग बैटरी वाली ईवी कार्स, हाँ, अभी 100 साल डीजल कार्स को स्टेबल होने के लिए, डीजल साइकिल बोलते हैं हम उसको, डीजल इंजिन को, तो ईवी का जमाना ऐसा बोलेंगे, बट ईवी की अभी भी लोगों में साशंकता है कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी, अपनी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी एक चार्जिंग पे। तो और जितने इंडिया जैसे कंट्री में चार्जिंग स्टेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, मेरी गाड़ी बनकर पड़ोसी के पास जाके भाई मेरी लाइट नहीं चल रही, तुम्हारे यहाँ में कर सकता हूँ, यहाँ पे इतना इजीनेस नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो उस बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना, ये कार कंपनीज को बहुत टाइम लग रहा है चेंज होने के लिए, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी रहती है, एंड वो अलग टॉपिक है। पॉइंट इज कि यहाँ के कंपनियों को, कार कंपनियों को ये डिफिकल्ट जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर डिफिकल्ट जा रहा है। सो बेसिकली रिसेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर, बाकी जो सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर हो गया, हाँ, या फिर ऑटोमेशन जैसे हमारा सेक्टर है, आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वहाँ की चीजें स्मूथ चल रही है। बट वो होता है ना कि किसी कंट्री का अगर बैकबोन
ऑटोमोबाइल सेक्टर है, Exactly. तो उनका इम्पैक्ट बाकी छोटे छोटे लोगों पे आता ही है। जर्मनी जैसी कंट्री वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्री की इतनी ग्रोथ हुई है बिकॉज उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि वॉर जो है ना वो ये सब चीजें अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करता है। बराबर। अभी जो जैसे यूक्रेन रशिया वॉर की बात चल रही है, इजराइल इसका चल रहा है, पैलेस्टाइन वॉर। बेसिकली ये वॉर की वजह से इकोनॉमी को फायदा होता है, ये बात अलग है, अभी इट्स अ पॉलिटिकल टॉपिक है, आई डोंट वांट टू गो इन दैट, बट कोई भी कार कंपनी जर्मनी जो है फॉर एग्जांपल, इसकी ग्रोथ ही उसका बैकबोन ही ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग। यस, बट वही है, मतलब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की वजह से बाकी लोगों को इम्पैक्ट होगा, बाकी सेक्टर्स को, but that doesn't mean कि recession is impacting other job market of course in terms of other sectors, like automobile sector में है उनका impact, but Exactly. IT and automation में इतना impact नहीं है, and if people are thinking to move to Germany, they should not get afraid. उन्होंने डरने वाली बात तो नहीं है, मतलब आपको क्या लगता है इसका? थोड़ा बहुत डरना पड़ेगा, हाँ। डर जरूरी है नहीं, उस हिसाब से नहीं, but because ऐसा नहीं कि कोई आपको रोक रहा है आने के लिए, आई मीन आने के बाद ऐसा ना हो कि आप मराठी में कहावत है, आगे तुम पोपट है, हाँ, ठीक है, मतलब आग से निकल के जो भी जरिए में मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं तो है। खजूर से टपके, हाँ, खजूर से निकले और आसमान से निकले खजूर से निकले खजूर पे डाला, ऐसा तो समथिंग लाइक सॉरी हमारा हिंदी का प्रॉब्लम। पॉइंट इज कि आपको प्रिपेयर रहना है बेसिकली, और कोई भी, आज मेरी भी जॉब मेरी गई है यहाँ पे, जॉब एक्चुअली यहाँ पे होता है, यहाँ पे जॉब लॉस होते हैं एंड देन दे ऑफर यू कि सॉरी हमारे पास काम नहीं है, हम दूसरे काम ढूंढ लो, तो ये इसमें कोई खेदजनक गोष्ट नहीं है, आपको रिस्क के लिए रेडी रहना ही है। ओनली द थिंग इज कि आप ऐसे आप रास्ते पे आ गए, मतलब जॉब चली गई जैसे, तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। अभी कुछ लोग बोलते हैं जर्मन पढ़े ना पढ़े, जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, मेरा सिंपल मानना है, आप जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, जिस एरिया में रहते हो, वहाँ का कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बाकी इंडस्ट्री अफेक्ट नहीं है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग मैंने बोला कि एक कंपोनेंट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, सॉफ्टवेयर के पीछे 500, 600, 1000, 10,000 लोग रहते हैं। जैसे गाड़ी भी बनती है, तो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजीज गाड़ी में यूज होती है, तो मुझे लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीजें भी मैटर करती है। बट जर्मनी में सिर्फ ऑटोमोटिव के बाद सेकंड मार्केट है रिसर्च मार्केट, जो सबसे बड़ा रिसर्च होता है फार्मा इंडस्ट्री है, तो स्विस में बहुत सारे कंपनियों के हेडक्वार्टर्स है, नोवार्टिस, मर्क, बायर, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। बट कैसे होता है ना, फार्मा इंडस्ट्री में अभी क्या है कि दे आर कंपेयरिंग देयर, कैसे कभी कंपनी सिर्फ कितना अचीव करते हो तुम साहब, यील्ड कितना कमाते हो, अनलाइक फेसबुक, गूगल, ये कंपनियों में कम इन्वेस्टमेंट, जैसे मतलब पर क्या बोलते हैं ना, पर पर्सन के पीछे जो इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे, आईटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन आउटपुट ज्यादा दिखता है। फार्मा इंडस्ट्री में वैसा नहीं है, फार्मा इंडस्ट्री में आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, देन यू गेट करना पड़ता है, उसके बाद आउटपुट मिलता है। तो बट देन आईटी इंडस्ट्री का ये भी होता है ना कि सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर इज लाइक वी आर रनिंग समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी रनिंग एंड वी आर गिविंग सपोर्ट। एग्जैक्टली, बट यू आर ऑन सर्विस, राइट? सो सर्विस किसको दे रहे हैं आप एक तो मैन्युफैक्चरिंग को दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ट्रांजेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी रनिंग, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या कोई भी है जो ऑलरेडी रन है, एंड हम लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं। आईटी का बेसिकली ऐसा है, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मा इज काइंड ऑफ डेवलपिंग समथिंग एंड देन दे वांट टू इन्वेस्ट मोर इन द फार्मा सेक्टर, सो रिसर्च में ज्यादा पैसा जा रहा है अभी फिलहाल उनके फार्मा सेक्टर में, क्योंकि उनका बेस धंधा लोग बीमार पड़ने पे, राइट? और जो बीमारी है कैंसर जैसे बहुत सारा रिसर्च यहाँ पे चल रहा है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि जैसे आपका जो सवाल था कि बाकी इंडस्ट्री को अफेक्ट हो रहा है क्या, तो मैं बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्टली वो इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी कुछ लोग ई कॉमर्स में जैसे फाइनेंस वाले सेक्टर में काम करते हैं या फिनटेक में, तो अगर ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं तो लोगों की जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है ऑटोमेटिक कम हो जाती है। कंपनी है जैसे आपके हाउसिंग मार्केट ऑलरेडी कमर्शियल छोड़ दो, बट रेसिडेंशियल जो मार्केट है वो उसकी डूब रहा है स्लोली, बट इतना नहीं। बट प्रॉब्लम जैसे बैंकिंग जो है, बैंक बोलते हैं यार आज मैं इसको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देना है,
तो लेकिन उनको पता नहीं ना कि इसके पैसे मिलेंगे क्या नहीं, क्योंकि स्पेंडिंग लोगों की कम हो गई तो फिर बैंक में रिस्क आ जाता है पैसा देना, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसलिए लोग इन्वेस्ट करना कम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बेसिकली एक दूसरे को अफेक्ट करती। नेक्स्ट मेरे को एक बात बताइए, अभी जैसे आपने ये इतना सब तो डिटेल हमको बताया कि दैट इटसेल्फ मींस कि रिसेशन है, आई वुड से, एंड बेस्ड ऑन दिस आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर रिसेशन है तो उसके लिए फाइट करने के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है और क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी जिससे आप तैयार रहो। सो इसके ऊपर थोड़ा हमको बताइए कि मतलब क्या क्या चीजें हमने करनी चाहिए Exactly. to fight with this, सबसे पहले तो आप प्रोफेशनली आपके जो स्किल्स है उसको वर्सेटाइल करो, उसको उसको उसका हॉराइजन बढ़ाओ। अब एक स्किल्स किट में आप बोलते हो कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर मैं टेस्टिंग मैनेजर हूँ, नहीं चलेगा। आपको कल कोडिंग भी करनी पड़ रही हो तो आप करो, आपको कारपेंटर भी करनी पड़ी तो कर सकते हो। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपको वर्सेटाइल रहना है। मतलब ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत डीपली कोडिंग सीख लो एंड ऑल दिस थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ते रहो और लर्न करते रहो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। जैसे अभी हमारे इंडस्ट्री में भी चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बदलता है तो उसके सॉफ्टवेयर भी अभी नए नए आ रहे, तो हमें भी पढ़ना पड़ता है कि मार्केट में नया क्या है। तो आप एटलीस्ट पढ़ते रहो, सो दैट आपको अगर कोई बोलता है कि आपको ये काम आता है या नहीं आता है तो आप ये काम बोल सकते हैं, हाँ मुझे आता नहीं है बट मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट ये बोलने के कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। प्रोफेशनली आप जर्मन लैंग्वेज है, जैसे अब मेरा कहने की जर्मनी की हो, आप कल आपको फ्रांस में भी अगर जॉब लगता है तो फ्रेंच लैंग्वेज, मेरा वही क्वेश्चन था, जैसे हम लोग बहुत जरूरी है। जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि जर्मनी है तो हम लोग बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज, देयर आर डिफरेंट कंट्रीज वेयर पीपल कैन कम एंड डू देयर जॉब। सो अगर आपके स्किल सेट्स वैसे रहेंगे आप अडेप्ट हो जाओगे डायरेक्टली डिफरेंट कंट्रीज में भी। ये नहीं कि सिर्फ जर्मनी में, मैं अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ रहा हूँ तो मुझे जर्मनी में ही जॉब चाहिए। अगर बाकी फैक्टर्स भी है तो आप दूसरी कंट्री में भी आप आ सकते हैं। हाँ, माय पॉइंट इज कि आप सप्लाई चेन समझो कि एक कोई भी, जैसे आपके पास जो मोबाइल है वो मोबाइल जब बनता है तो उसमें क्या क्या यूज होता है, कैमरा यूज होते हैं, एक फ्लैश लाइट यूज होता है, ग्लास यूज होती है, कवर यूज होता है। ये पीछे की पूरी इकोनॉमी समझो, पूरी सप्लाई चेन समझो, और फिर कौन सा मार्केट, अभी सेमीकंडक्टर मार्केट बहुत आगे बूम पे है, ठीक है। तो कल आपको आपका जो ट्रेडिशनल काम छोड़ के आपको वो इंडस्ट्री में जाना पड़े तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड थिंग। मैं ऑटोमोटिव से हूँ, मुझे ऑटोमोटिव का ही काम करना है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आपको अवेयर रहना है, यू हैव टू सेव योर टाइम अ लॉट, क्योंकि अभी मार्केट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप डिस्ट्रैक्टेड रह गए तो जो बंदा फोकस में है वो अपना काम करके आगे वो सेट हो जाए। और तो आपको मैनेज करना है अपने आप को कि आप कैसे कीप लर्निंग, be ready, be flexible, get adapt to new things. And recession, मतलब मैं I'm not saying it is recession, but थोड़ा slow है मार्केट। तो मेरा ऐसा कहना है कि ऐसी चीजों में पैसे लगाओ मत जो जिसकी वैल्यू ना बढ़े। ट्राई टू, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा मत रहो, बट ट्राई टू सेव द मनी, ट्राई टू नॉट टू स्पेंड अ लॉट, सो दैट आपको स्मार्टली खर्चे कीजिए। एंड अगर ये रिसेशन का ही टॉपिक है, मेरे को एक बात बताओ कि जैसे जर्मनी आल्सो फेस्ड इन 2008 द लास्ट रिसेशन आई थिंक, तो 2008 से ये वाला जो रिसेशन है 2025 में जो अपकमिंग रिसेशन है वो इज इट सेम, एंड इफ इट इज व्हाटएवर सेम और नॉट सेम, गवर्नमेंट कैसे इसमें हेल्प करती है? जैसे कि गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करती है इसके लिए ओवरकम करने के लिए, जैसे कोई पैकेजेस अनाउंस करते हैं या ये सब चीज़ें, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाओगे तो। हाँ, यहाँ की जो गवर्नमेंट में एक है कि पिछले 2 साल से हर 12th मंथ में या फिर आई थिंक जनवरी में दे पे यू अराउंड 3,000 यूरो, मतलब इंडियन करेंसी में टू कॉप अप द इन्फ्लेशन बोनस। क्योंकि रिसेशन आता है मतलब क्या होता है कि आपकी सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ती रहती है, एंड बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज कंपनीज आर हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट इन सप्लाई चेन, सो सप्लाई पे इफेक्ट होता है तो प्राइसेस बढ़ते हैं।
तो प्राइसेस बढ़ती है तो मतलब दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सैलरी भी इतनी फास्टली बढ़ती नहीं। करेक्ट। तो फिर इनके यहाँ पे तो बहुत ये होता है कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ती नहीं चाहिए। इंडिया में जैसे आज 12% 10% सैलरी बढ़ गई इन्फ्लेशन को। जर्मनी का तो वैसा नहीं है। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, आप एक काम करो, आप एक 3000 यूरोज रख लो साल के और थोड़ा चुप बैठो। ऐसा इनका मतलब वो एक काइंड ऑफ 3000 यूरो इज लाइक अराउंड 2,70,000। आई मीन आप हिसाब लगा लीजिए नियर अबाउट 2.5 लाख 3 लाख के करीब करीब आपको सालाना मिल जाता है एक्स्ट्रा एडिशनल। एंड एक मुझे और बट प्राइसेस भी बढ़ गए ना। बट सुपरमार्केट में देखोगे तो मतलब दूध जो मैं 2016 में खरीदता था 17 में देख रहा था तो डीजल फॉर एग्जांपल मुझे याद है मैंने जब पहली गाड़ी ली तो मुझे लगता है मेरा डीजल 70-80 सेंट्स में मैं खरीदता था। आई थिंक 90 सेंट्स में गया उसके बाद अभी तो बट इट्स लाइक वही है ना इन्फ्लेशन बोनस की आपके जो चीजें हमारे वजह से बढ़ी है या फिर सिचुएशनल जो इयर्स ऑन इयर्स चीजें बढ़ी है तो हम लोग मतलब मैं गवर्नमेंट के साइड से बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव यू सम मनी एटलीस्ट आपको कुछ हेल्प हो जाए उससे एंड आपका रोजाना जो चीजें है जिसमें आपको हेल्प हो जाए। एंड इसमें और एक चीज है कि जैसे एनर्जी जो है कंजम्पशन यहाँ पे सबसे ज्यादा तूफान है एंड उसके प्राइसेस भी बढ़ गए तो एनर्जी के लिए भी कुछ सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलती है इसमें या क्या प्लान है इसके ऊपर या वो लोग कुछ जितना मुझे याद है अभी दे आर प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड इंडिया में भी सोलर एनर्जी जो मेन ग्रिड को कनेक्ट करने का चल रहा है आई थिंक मेरे घर पे भी है इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव। यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको सोलर पैनल्स जो रहते हैं आप लगा सकते हो और आप डायरेक्टली उसको आपके यहाँ स्टेक डोजर बोलते हैं तो आप वो स्टेक डोजर मतलब अडेप्टर आप अपने सप्लाई को लगा दो एंड यू आर कनेक्टेड टू द मेन ग्रिड तो आपको वो बेनिफिट मिलता है। प्लस आपको जो इन्फ्लेशन में आप एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हो तो आपको टैक्सेशन में भी बेनिफिट मिलता है आपके एक्सपेंसेस टैक्स डिडक्शन के ऊपर आता है तो यहाँ की गवर्नमेंट वो सपोर्ट करती है बेसिकली। तो हाँ उतना तो उनको करता है दैट इज गुड थिंग एक्चुअली टैक्स इंसेंटिव्स एंड ये सब चीजें देते हैं। ओके ऐसा है कूल। सो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड आई वुड लाइक टू क्विकली समराइज दिस। तो कंक्लूजन पे आते हैं अभी आपने काफी अच्छे से हमको डिफाइन किया क्या क्या है एक इनसाइट व्यू आपका। तो मुझे एक बताइए कि जैसे व्यूअर्स को एक कंक्लूजन अगर हमको बताना है तो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू डू एंड व्हाट यू वुड यू नॉट रेकमेंड टू डू और क्या क्या चीजें हैं बहुत सारी चीजें हैं या बस इसको कंक्लूड के हिसाब से जैसे मतलब क्योंकि ये मोस्टली हिंदी में वीडियो है तो ये अपने भारतीय लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जर्मन कोई भी कंट्री में आप जाना चाहते हो या फिर आप इंडिया में रहे हो तो अपना कल्चर एक पार्ट हो जाता है इनका कल्चर एक पार्ट है। हर कल्चर के कुछ स्ट्रेंथ्स है और कुछ वीकनेस है। इन लोगों का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था कि ये लोग सुबह 7:45 बजे काम पे सब लोग पहुंचते हैं समटाइम्स 7 o'clock हम लोग 6 बजे भी गए हुए तो मुझे लगता है कि लोगों ने ये समझना कि टाइम पंक्चुअलिटी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ये बहुत जरूरी है। आपने अगर किसी को टाइम दिया स्पेशली इंडिया में ये चीज अभी भी फील करता हूँ आपने किसी को टाइम दिया आज मुझे ये काम करना है हाँ तो 11 बजे है तो फिर शाम को 6 बजे नहीं पहुंच सकते आप। तो ये अपने लोगों ने ये बहुत टाइम मैनेजमेंट अब किस चीज की घाई अभी सिग्नल पे आप देखोगे तो लोग घाई में रहते हैं राइट यहाँ से गाड़ी यहाँ से बट उनको रुकने को टाइम नहीं है मतलब बाहर की दुनिया में वो बहुत फास्ट है बट जब आप किसी को टाइम दे रहे हो वहां पहुंचने को आपको टाइम नहीं रहता। सो दैट्स आई सेड इन प्रीवियस टॉपिक आल्सो कि आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो जाते हो एंड दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो सजेशन यही होगा कि आपको पंक्चुअल रहना है तो डिस्ट्रैक्शन कम करना है राइट। तो वैल्यू देना टाइम इज आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो टाइम का आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अपडेटेड रहना स्किल सेट पे स्किल रहना। ग्लोबली चीजें कैसे होती है फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड। आप जैसे यहाँ पे आ रहे हो तो आप रोज चपाती नहीं बना सकते यहाँ पे। आई मीन दिस इज आल्सो अनदर डिफरेंट टॉपिक कि हम लोग खाने में क्या क्या वेरिएशंस ला सकते हैं। ठीक है अभी खाना डाइट ये सब अलग अलग चीजें हैं बट आपको प्रिपेयर रहना है कि आपका टाइम जो है खाने में कम रहे और यहाँ का जो इजी
मेकिंग चीज है, आप उसमें ज्यादा उसमें टाइम तो जैसे कुछ चीजें इजीली बन सकती हैं तो उसके ऊपर आप इन्फॉर्म्ड रहिए, ये चीजें कैसे हो सकती है, हम लोग ये चीजें कैसे अच्छे से कर सकते हैं, एंड ना कि अपने जो वहाँ के चीजें हैं इंडिया के, तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना कीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ अलग वे में होता है चीजें। एग्जैक्टली, सो हार्ड वर्क करना है बट वो स्मार्टली करना है, आई मीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप बोलोगे नहीं मैं हार्ड वर्क करना, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, बट इट डजंट मीन कि आप डोंकी वर्क करो, नो, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वे से करना है। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वो कहीं भी रहो, आप जर्मनी में रहो, इंडिया में रहो, और क्या है, और यार एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, मस्त खुश रहो। ओके, और नेटवर्क स्ट्रांग होना है। आई मीन या दैट्स वेरी, आई मीन वी हैव, आई फॉरगॉट दैट लिंक्डइन पे आप अभी आज पुराने जमाने में इतना इजी नहीं था, आई थिंक अभी बहुत इजी हो गया ना, अभी आप बचपन के खोया हुआ दोस्त भी मिल जाता है आपको फेसबुक पे, राइट? तो क्या कर रहा है तू, क्या मैं सबसे इम्पोर्टेंट ना, मुझे सब कुछ आता है, अगर आप ऐसा, सोक्रेटिस ने बोला था ना, जैसे आप बोलते हो मुझे सब कुछ आता है तो आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा अगर बोलोगे तो बेस्ट है। मतलब जब मैं बोलूंगा कि मुझे कुछ नहीं आता है सब आने के बावजूद भी, तो वो नॉलेजेबल पर्सन, तो मेरा ऐसा कहना कि सामने वाले के पास बहुत सारा सीखने को रहता है, थोड़ा ईगो बाजू रखो, ईगो बाजू रखो, कान खुले रखो कि भाई बंदा क्या बोलना चाहता है, ठीक है, और उसके मिस्टेक से आप सीखो, वो भी सीख रहा होगा, एंड नेटवर्किंग बढ़ाओ। लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टा है, स्नैपचैट विषय मुझे पता नहीं, बट ये देयर आर सम गुड चैनल्स जिसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैंने सर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीजेस, मैंने बोला कि पढ़ो उसके ऊपर, और जैसे मैंने बोला कि कोई भी मोबाइल का एक कौन सा भी प्रोडक्ट ले लो, वो बनता कैसे है, उसके पीछे सप्लाई चेन कैसे वर्क होती है, प्रोसेसेस समझो, बिजनेस प्रोसेस समझो, सो दैट फिर वो बिजनेस प्रोसेस में आप कहाँ फिट होते हो, इकोनॉमी में आप कहाँ फिट होते हो, आप कहाँ पे, मतलब हम बोलते हैं वड़ा पाव इकोनॉमी, पकौड़ा इकोनॉमी इन इंडिया, नहीं, आप जो पढ़े हो, आपके स्किल सेट क्या है, आप ग्रो कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि आपका स्किल सेट अभी ही उभर के आए, 5-6 साल 10 साल और लग सकते हैं आपको, आप घाई मत करो, नहीं मैं यही सीखा हूँ, ये मैं ही करना ही नहीं। आप जैसे मैंने बहुत से मैकेनिकल इंजीनियर्स का देखा था कि उनको डिजाइन में ही जाना था, उनको मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमोटिव, मेरा भी था वैसे कि मैं ऑटोमोटिव में काम कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कोई नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ पे सप्लाई चेन में वेंडर है, मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर है, आप कोई भी इकोनॉमी अपने आप को फिट कर सकते हो बेसिकली। आपका अगर इकोनॉमिक्स अच्छा है तो आप सप्लाई चेन फाइनेंसेस में जाओ, आई डोंट थिंक, बहुत इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और मुझे भी नहीं पता था, बट जब आप दुनिया घूमते हो तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब बाहर जब निकलोगे तभी तो चीजें पता चलती हैं, हाँ ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, करेक्ट। मतलब कैसे बोलते हैं, अभी जैसे ह्यूमन प्लेसेंटा है हमारे यहाँ, जैसे मेरे इंडस्ट्री में जो माँ का दूध है उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं बेसिकली, एंड व्हिच आर हेल्पिंग द ह्यूमन हेल्थ। तो मुझे लगता है कि अपने को कुछ भी पता नहीं है अभी भी, तो जब आप ये रोज बोलोगे ना, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे। आप बोलोगे मुझे सब कुछ आता है, नहीं, तो फिर ये गलत है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो यस, आई थिंक तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, एंड आप भी हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जर्मनी के जॉब मार्केट के बारे में आपको क्या नया इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड जॉब हंटिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सारी चीज़ें कवर करने की, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।